हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी कोचिंग क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने 12th क्लास की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। इसमें हमारे पास में जितने भी टॉपिक हैं एनसीईआरटी के उन्हें मैं एक एक करते हुए डिस्कस करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की जितने भी हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ थी मैंने उन सभी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आप सभी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आज का जो बेस यानी कि जो हमारे पास में जो आज का टॉपिक है वो पूरा का पूरा बेस है उस लेक्चर पर। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप सभी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के उस लेक्चर को देख ले, ताकि आपके जो कुछ डाउट्स हैं जो यहाँ पे आएंगे अब वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आज का लेक्चर जो है एकदम बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है और आप सभी के लिए एकदम ईजी कर दिया है मैंने। और मैं चाहता हूं कि आप केवल मेरे साथ में एक बार उस डेरिवेशंस को, हमारे पास में जो डेरिवेशन है आज और जो हमारे पास में कुछ पॉइंट्स है, केवल उन्हें कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट डाउन करते हुए चलिए। एक बार आपको केवल करना पड़ेगा, एक बार मेरे साथ में कीजिए और बस एक बार आप अपने आप करोगे तो एकदम से फाइनली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं उस टॉपिक में, उस डेरिवेशन में किसी भी पॉइंट्स को नहीं छोड़ने वाला, सभी पॉइंट्स को एक बहुत ही ईजी तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप सभी के डाउट्स को मैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकूं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे बच्चों का कहाँ पे डाउट्स आता है और कहाँ पे से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि मैं फिजिक्स को आपको रटाने नहीं दूंगा। केवल एक पॉइंट्स भी आपका ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इसे हमें रटना पड़ेगा, और जब आपको रटना नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर को, जिसमें हमारे पास में आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारे पास में एक पार्ट नंबर 8 है। ठीक है, आज हमें पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, देखिए ज़रा। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव। क्या है हमारे पास में? विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। डाई मतलब डबल, डाई मतलब डबल। जैसे ही हम कोई वर्डिंग पढ़ते हैं सबसे पहले उसके अर्थ का हमें पता लग जाना चाहिए कि इसमें क्या होगा। ठीक है, और जैसे हमें ये ज्ञात हो जाएगा उसके बाद में जो हमारे पास में आगे का कार्य होता है, जो नेक्स्ट वर्क होता है, नेक्स्ट जो वर्क होता है हमारे पास में, वो अपने आप सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ज़रा, मैंने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब टू, यानी कि इसमें जो आवेश होंगे वो दो होंगे। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और एक दूसरा हमारे पास में कुछ दूरी पर माइनस क्यू आवेश है। बहुत प्यार से समझते हुए जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मेरे साथ करोगे तो बाद में अपने आप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। देखिए ज़रा, अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है, ध्यान रखना सिस्टम क्यों बोला है इसका रीजन बताऊंगा अभी, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि अल्प दूरी पर रखे होते हैं। इस प्रकार की स्थिति को, जब दो आवेश इस प्रकार से रखे होते हैं, इस प्रकार से रखे हुए आवेशों को हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को डाइपोल एक्सिस बोलते हैं, यानी कि द्विध्रुव अक्ष, डाइपोल एक्स। ठीक है, यानी कि इनका जो परिमाण होता है दोनों का समान होता है। मान लीजिए 4 कूलाम आवेश इसके पास में है तो 4 कूलाम आवेश इसके पास भी होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि ये माइनस है तो जैसे कि मान लीजिए इधर है, और ये हमारे पास में प्लस है तो ये इधर होंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि उसमें दो आवेश होते हैं, एक हमारे पास में प्लस होता है, एक हमारे पास में माइनस होता है। उनका जो परिमाण होता है वो तो समान होता है, मैग्नीट्यूड समान होता है, और उनके जो बीच की दूरी होती है वो अल्प दूरी होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? दो
समान आवेश होंगे हमारे पास में। समान आवेश का मतलब है कि जो इनके पास में चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक जो हमारे पास में जिनके पास में जो चार्ज होता है, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के पास में जो चार्ज होगा, यानी कि आवेश जो होगा वो समान होगा, लेकिन विपरीत। एक अगर माइनस है तो दूसरा, इसलिए मैंने डाई इसका नाम भी लिया डाई, यानी कि दो आवेश होंगे। ठीक है, डाई में दो आवेश होंगे हमारे पास में, एक प्लस आवेश, एक दूसरा हमारे पास में माइनस आवेश। कोई दिक्कत? यानी कि डाइपोल हमारे पास में क्या होता है कि दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, उन दोनों को मिलाने वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? डाइपोल एक्सिस। इस प्रकार से हमारे पास में इन्हें क्या बोलते हैं हम? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब देखिए मैंने इलेक्ट्रिक इसे एक सिस्टम क्यों बोला? आप सभी को पता है कि हमारे पास में जो आवेश प्लस क्यू आवेश होता है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की ओर होता है। ठीक है, यह बात आप सभी को मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताई है। अगर आप में से किसी ने ये लेक्चर पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आकर के उस लेक्चर को देख लीजिए, आपके डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो प्लस आवेश होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की ओर होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, दिख रहा है ना, तो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा, ऐसे करके बाहर की ओर होगा, ऐसे करके बाहर। अरे सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है, आप सभी को पता है, माइनस में। ठीक है, तो मैंने इसे एक सिस्टम क्यों बोला? सिस्टम का मीनिंग ये है कि इसमें दो केस यहाँ पे आते हैं निकल करके, एक नियर वाला और एक फार वाला। इसका क्या मीनिंग है अभी समझ में आएगा आप सभी को। हमारे पास में एक प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश, दोनों एक साथ में रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप इसे पास से देखोगे तो आपको यह नजर आएगा कि हमारे पास में एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। आप सभी को पता है प्लस क्यू आवेश से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर की ओर होता है और माइनस क्यू से अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो जब हमने एक सिस्टम में इन दोनों को रखा, जिस सिस्टम में हम इनका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें देखने को नजर आएगा कि हमें यहाँ पे केवल एक चीज़ नजर आएगी कि यहाँ पे क्या आवेश जो रखा हुआ है वो केवल एक ही आवेश रखा है, जिससे आवेश बाहर की ओर निकल रहा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो आवेश, दो विपरीत आवेश, यानी कि समान परिमाण के दो विपरीत आवेश रखे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत, ठीक है, और अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आई? इसे अपनी परिभाषा में लिख भी सकते हैं आप। क्या लिखोगे आप इसे? चलिए इसे लिखते हैं परिभाषा के रूप में। देखिए जरा, देखिए जो मैंने केवल आपको प्रैक्टिकली समझा वो केवल थियोरेटिकल भाषा में लिखा है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए जरा मैंने क्या लिखा इसमें, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय यानी कि एक ऐसा सिस्टम है। इंग्लिश वालों को मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, मैं उन्हें बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स चाहिए होंगे तो आप, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है पिछले वाली वीडियो में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर, मैंने बताया आपको कि ये जो आवेश है, मान लीजिए हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, इसी कुछ दूरी पर उपस्थित एक माइनस क्यू आवेश है, दोनों क्या है? बराबर आवेश हैं। ठीक है, बराबर तथा विपरीत आवेश, यानी कि माइनस है और दूसरा प्लस, यानी कि विपरीत है दोनों आवेश, एक दूसरे से अल्प दूरी, यानी कि इनके जो बीच की दूरी है ये क्या है? अल्प दूरी, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है हमारे पास में। ठीक है, स्थित है। तो इस प्रकार के सिस्टम को, यानी कि जब दो आवेश समान परिमाण के विपरीत आवेश कुछ यानी कि अल्प यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे होते हैं, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप या नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हो गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज लास्ट में एक बहुत प्यारा सा डेरिवेशन होने वाला है जो कि इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है ये भी। क्या टॉपिक है हमारे पास में? डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ लिया, अब द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, देखिए ज़रा, मान लीजिए हमारे पास में एक कोई प्लस आवेश है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में स्थित कोई माइनस क्यू आवेश है। आप सभी को पता है कि समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, ठीक है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा एक अल्प दूरी की है। ठीक है, दोनों में अल्प दूरी है। ठीक है, मान लीजिए इनके जो बीच की दूरी है वो हमने मान ली 2a। ठीक है, यानी कि ये भी a होगी हमारे पास में और ये भी a। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि दोनों आवेशों के परिमाण, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, यानी कि जो परिमाणीय आवेश होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड जो होगा इसका द्विध्रुव का, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो होगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। आवेश जो होगा हमारे पास में कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? क्या होता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वो हमारे पास में क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यानी कि जो बीच की डिस्टेंस होगी वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, यानी कि बीच की दूरी के तो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो आवेश होगा यानी कि दोनों के बीच की दूरी के क्या होगा? गुणनफल के बराबर। ठीक है, देखिए जरा, यानी कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, आवेश जो होगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के, यानी कि गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, हमने क्या मान रखा है टोटल जी। मैंने क्या कहा आपको, डेफिनेशन दोबारा से सुन लीजिए कि हमारे पास में जो डाइपोल मोमेंट होता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल। दूसरी बात, डाइपोल मोमेंट क्या हो गया हमारे पास में? P बराबर Q इंटू 2L। इससे काम है, ध्यान रखना। अब ये एक डाइपोल मोमेंट जो होता है हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास में है, डाइपोल मोमेंट एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब सिंपल सी बात है, जहां वेक्टर की बात आए कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए हमारे पास में जो डाइपोल मोमेंट है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल सी बात होगी भी, क्योंकि इसमें अब देखिए दूसरी बात और भी एक बात, हाँ, कि हमारे पास में वेक्टर यानी कि जो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जिसने भी ये कहा ना आपसे आकर के कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उससे आपसे एकदम से क्वेश्चन करना है कि अगर आप वेक्टर क्वांटिटी हो तो सिंपल सी बात है कि आपके पास में दो बातें तो होंगी ही होंगी। एक क्या? एक तो मैग्नीट्यूड होगा उसके पास में, और दूसरा डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिन बच्चों ने 11th क्लास में वेक्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आकर के वेक्टर पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि इसका बहुत सारा यूज़ होने वाला है अगले वाले टॉपिक में। ठीक है, देखिए ज़रा, वेक्टर क्वांटिटी होगा तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास में जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, सिंपल सी बात है, और डायरेक्शन भी होगा। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो इस प्रकार की क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, देखिए जरा, मान लीजिए यहाँ पे 4 कूलाम आवेश है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भी 4 कूलाम आवेश होगा, लेकिन विपरीत है दोनों एक दूसरे के, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरी बात, आप सभी को पता है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे -Q आवेश है, ठीक है, और इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी को पता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है, तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन भी है, किसकी? इनवर्ड है। ठीक है, रेडियली इनवर्ड है ना, यानी कि रेडियली इनवर्ड है, यानी कि अंदर की ओर आ रही है। आप सभी को पता है कि -Q पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर की ओर होता है। अंडरस्टैंड? दूसरी बात, मैंने आप सभी को पता है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड होकर डायरेक्शन भी होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास में +Q आवेश है, दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ, दिख रहा है। अब देखिए +Q आवेश आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो बाहर की ओर होती है ना, होती है। ठीक है,
तो यानी कि यहाँ पे कूलाम का कुछ आवेश यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आप सभी को पता है कि प्लस चार्ज है, तो सिंपल सी बात है डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होगा अभी जो हम डेरिवेशन करेंगे। प्लीज़ आपसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको बड़ा मजा आएगा अगले वाले डेरिवेशन में, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये बात यहाँ तक आप सभी की समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसे थोड़ा सा थियोरेटिकल भाषा में, और क्योंकि आता भी है। ठीक है, देखिए जरा, जो हमने केवल प्रैक्टिकली समझा, केवल थियोरेटिकल भाषा मैंने लिखा है, आप सभी को मैंने समझाया भी है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आघूर्ण का मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इसे कुछ दूरी पर उपस्थित एक माइनस क्यू आवेश है, इनके मान लीजिए इनके जो बीच की दूरी है, आप सभी को पता है डाइपोल एक्सिस होती है ये। ठीक है, तो मान लीजिए इनके बीच की दूरी क्या है 2a, ये a है, ये भी a है, यानी कि बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर, यानी कि जो आवेश का मान है, जो डाइपोल मोमेंट का जो मान है वो क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तथा जो दिशा होती है वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो यानी कि ऋणात्मक आवेश से माने कि माइनस आवेश से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? है तो किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इतनी सब अगर एक वर्डिंग का भी डाउट्स आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके डाउट्स को लिया जाएगा। ठीक है, देखिए ज़रा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में होगी डाइपोल मोमेंट की बात, द्विध्रुव आघूर्ण की बात होगी हमारे पास में। अब देखिए, अब हमारे पास में एक सिस्टम बन गया, द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। अब जैसे हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात की थी, तो अब हम यहाँ भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, अब हमारे पास में एक डाइपोल मोमेंट आ गया। ठीक है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, दो आवेशों के कारण कुछ दूरी पर उपस्थित एक पॉइंट P मानेंगे, जहां पर मैं बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में वही है कि द्विध्रुव यानी कि डाइपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और उसके बाद में इसे ग्रैब करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, जैसे मैंने अभी आप सभी को बताया कि हमारे पास में एक डाइपोल आ गया है अब, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे हमारे पास में प्राप्त हुआ, तो हम इंटेंसिटी को ज्ञात करेंगे किसी एक अन्य पॉइंट पर। ठीक है, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, एक बार मेरे साथ कीजिए। ठीक है, और उसके बाद में आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आप केवल इसे रिवाइंड करोगे, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि डाउट्स बचेगा ही नहीं। देखिए ज़रा, आप सभी को पता है कि हमारे पास में कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर, लेकिन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइंस को क्या डाइपोल एक्सिस बोला जाता है, और माइनस क्यू आवेश, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे कोई माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, आप सभी को पता है डाइपोल कैसे बनता है कि जब मान लीजिए हमारे पास में ये जो दूरी है मान लीजिए 2a है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास में a ये है और a ये है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2a मानने का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। देखिए, जब साइंटिस्ट इसका डेरिवेशन कर रहे थे, इसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान ली। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये दूरी हमारे पास में x/2 होती, फिर ये हमारे पास में x/2 होती। लेकिन जब हम डेरिवेशन को करेंगे तो हमारे पास में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में जो डेरिवेशन होगा वो थोड़ा सा हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपनी सुविधा के लिए केवल हमने इसने 2a मान लिया। ठीक है, आप यहाँ पे l भी मान सकते हो, कई सारी बुकों में यहाँ पे l मान के कर रखा है, तो वो आपकी थिंग्स, आप क्या करना चाहोगे। मैं इसे यहाँ पे a मान रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है कि आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये केवल मैंने डिस्टेंस को माना है। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा कि हम इससे कुछ दूरी पर, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इससे मैंने कहा कि इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है डाइपोल मोमेंट के कारण, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण मुझे ज्ञात करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट P मान लिया।
ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोल दिया, मान लीजिए r है। ठीक है, बहुत आराम से समझना इस टॉपिक को, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से 3 कंसेप्ट यूज़ होंगे, वो आपके समझ में आएंगे, अभी देखना ज़रा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये इसके साथ में जुड़ जाएगी। यानी कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को काउंट करना है तो ये कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये r है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि हो जाएगी r + a। ठीक है, अब दूसरी देखिए, हमारे पास में दूसरे वाली जो दूरी है वो यहाँ से नापी जरा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास में वो कितनी है, r है, और मुझे चाहिए, हाँ एक बात और ध्यान आ गया। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में ये पॉइंट A है, पॉइंट मान लेते हैं इसे, और ये हमारे पास में पॉइंट B है। ये हमारे पास में एक द्विध्रुव आघूर्ण हो गया पूरा का पूरा। मान लीजिए B से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी है हमारे पास में, r है। ठीक है, और इतनी दूरी हमारे पास में कितनी है, a। यदि हम इस पूरी दूरी में से इसे माइनस कर दें तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। यानी कि B पॉइंट पे हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से आराम से आ जाएगा। वो कैसे आएगा, यदि इसे B में से, यानी कि इस डायरेक्शन, इस इतने सारी डिस्टेंस में से, इस डिस्टेंस में से यदि इसे माइनस कर दे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास में टोटल कितनी है, r है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, B से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी r - a। क्यों हुई, ये बात आपको ज्ञात हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी है, r है। ठीक है, अब देखिए, और इतनी दूरी को याद करने के लिए हमने इसमें से माइनस कर दिया। दूसरी बात, यहाँ से जो मेन पॉइंट है वो क्या है, उसे ज़रा समझिए। आप सभी को पता है, मैंने आप सभी को बताया था कि यदि हमारे पास में +q आवेश जो होता है, ठीक है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा बाहर की ओर होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है वो बाहर की ओर होता है। यू नो दैट, आप सभी को पता है ये बात। ठीक है, इसका भी एक रीज़न है, अभी बताऊंगा अभी आपको, टेंशन मत लो। दूसरा, अगर -q है हमारे पास में तो आप सभी को पता है कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। ठीक है, ये बात होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, ऐसे होगी, बात समझ में आई। अब देखिए जरा इनका क्या महत्व है। हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था इससे पिछले वाले लेक्चर में, आप सभी को पता है कि EP = kq/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ज्ञात करने के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, यू नो। नहीं, अगर आप सभी को पता है तो प्लीज़ आकर के पिछले वाला लेक्चर देख लीजिए, 2 से 3 चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, क्यों यूज़ होंगी, देखिए ज़रा। आप सभी को पता है कि यहाँ से +q आवेश के कारण यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। जरा अभी देखिए जरा इनका क्या रीज़न है, मैंने क्यों बनाई है। देखिए ज़रा, आप सभी को पता है कि +q आवेश से अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ज्ञात करना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है, तो आप सभी को पता है कि जो +q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में बाहर की ओर होता है। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, वो कुछ इस प्रकार से होगी, बाहर की ओर होगी। मान लीजिए E1। क्यों होगी, आप सभी को पता लग गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि +q आवेश से जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो बाहर की ओर होता है। ठीक है, बात करते हैं +q आवेश के कारण हो गया। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं -q से। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है -q के कारण हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है वो अंदर की ओर होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक पॉइंट को आपके माइंड में आएगा, ये बात पक्की है। देखिए ज़रा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कहाँ हो जाए, इस साइड में हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना, तो सिंपल सी बात है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड में होगी, वो इस साइड में होगी। सिंपल सी बात है, E2। बात समझ में आई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है, अगर डाउट हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, डाउट लिए जाएंगे आपके। अब देखिए हमारे पास में प्लस के आवेश के कारण यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है। ठीक है, माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर होगी। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, और आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये है। ठीक है, आप इसे थियोरेटिकल भाषा में लिख भी सकते हैं, अपनी भाषा में देखिए बनाइए, यहीं से रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मान लीजिए हमारे पास में ए बी, माना ए बी एक द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी कि डाइपोल मोमेंट है, जिसमें हमारे पास में दो प्लस क्यू आवेश यूज हुए हैं, प्लस क्यू व माइनस क्यू। ठीक है, उससे आर दूरी पर उपस्थित एक पॉइंट पी है, रटना नहीं है। देखिए उससे आर दूरी पर उपस्थित एक पॉइंट पी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए बस इतना लिखोगे कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अब प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए जरा प्लस क्यू, स्टार्ट कीजिए अब डेरिवेशन को। प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि देखिए हमारे पास में हम प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करेंगे, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण कहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, पॉइंट पी पर। प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे देखिए जरा, आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ए, जहाँ पे P है वहाँ पे यूज करना है हमारे पास में। अगर प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं या माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं वो हमें रखना है। अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, E प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु यानी कि पॉइंट्स P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, E बराबर के क्यू आर। चेक कीजिए आर कितना है हमारे पास में, हमारे पास में आर कितना है, हमारे पास में आर ये है आर प्लस ए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास में, आर प्लस ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसका होल स्क्वायर। अब बात करते हैं दिशा की। देखिए जरा प्लस क्यू आवेश की जो दिशा है, मान लीजिए हमारे पास में ए से पी की ओर, यानी कि दिशा क्या है, ए से पी की ओर, यानी कि बाहर की ओर। दिशा क्या है इसकी, ए से, भाई मान लीजिए ये हमारे पास में ए है। ठीक है, और प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश के कारण आप सभी को पता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो यानी कि विद्युत क्षेत्र पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कहाँ होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, यानी कि पी से ए की ओर। अगर दिशा की कोई, अगर आपसे कोई बात करे तो दिशा कहाँ होगी, ए से पी की ओर। दिक्कत नहीं लेना, डेरिवेशन एकदम बहुत प्यार से एक बार करेंगे, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सभी को। ठीक है, तो ये तो बात है हमारे पास है प्लस क्यू आवेश के कारण। अब बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र, अब देखिए माइनस क्यू के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहां पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या लेंगे हम, E माइनस क्यू, दिख रहा है ना, हाँ। अब देखिए आप सभी को पता है क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, कितना है हमारे पास में, आर ये क्यों है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, सिंपल, होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, दिशा की बात करते हैं। देखिए आप सभी को बताया मैंने कि माइनस अगर क्यू होगा तो डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ठीक है, यानी कि अंदर की ओर होगी। ठीक है, रेडियली इनवर्ड होगी, डायरेक्शन हमारे पास में अंदर की ओर होगी, सिंपल। तो यहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होगी, पी से क्यू की ओर, क्योंकि ये तो इस साइड में आ रहा है ना, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पी से बी की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत, इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप सभी की बड़े अच्छे से। यहां से कंसेप्ट निकल के आता है, हमें निकालना है दोनों आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है, E1 और E2 के कारण, यानी कि दोनों, हमें वहां पे क्या करते, Q1 Q2 के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो ज्ञात करना है हमें।
और उसे ज्ञात करने के लिए आप सभी को पता है कि हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि इन दोनों में से माइनस कौन से को करें हम। भाई सिंपल सी बात है कि हमें परिणाम ही निकालना है, ठीक है, इन दोनों का अंतर निकालना है। अब अंतर में हमें यह तो ज्ञात होना चाहिए कि अंतर निकालें कैसे। भाई सिंपल सी बात है कि अंतर का जब तक हमें नहीं पता होगा तो अंतर निकाल कैसे लेंगे। तो मैंने आप सभी को आपको मैंने एक बात बताई थी, आप इसके साथ में थोड़ा सा इस लॉजिक को यूज़ करोगे तो आप इसे गलत नहीं करोगे। आपको ये पता हो जाएगा कि समीकरण नंबर 1 में से किसे माइनस करें या 1 में से माइनस करना है फर्स्ट को या सेकंड को करना है। ये बात आपकी समझ में आ जाएगी यहाँ के कॉन्सेप्ट से। देखिए ज़रा, ये तो सब आपको पता लग गया ना, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए ज़रा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं भी आपको कि हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है हमें। ये सब मैटर अलग है इधर से, ठीक है, हमें ज्ञात करना है परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमें इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाएं या फर्स्ट में सेकंड को। एक तो आप देख सकते हो कि मैंने जब आप सभी को बताया था कि मान लीजिए हमारे पास में प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और जैसे जैसे ये इस प्रकार से आवेश निकलता है इसका बाहर की ओर, तो जैसे जैसे हम आवेश से बाहर की ओर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम आवेश से बाहर की ओर जाते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। यू नो दैट आवेश का मान क्या होता है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक बात बताइए मुझे कि तो प्लस आवेश है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से है, यानी कि मान लीजिए प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है और इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्रकार से फैल रहा है, यानी कि पॉइंट पी तक जाते जाते जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो सिंपल सी बात है कि कम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। दूसरी बात, माइनस क्यू जो है इसके पास में है। अब इसके पास में होने के कारण, माइनस क्यू इसके पास में होने के कारण तो इसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिंपल सी बात है कि इसका ज़्यादा होगा। भाई सिंपल सी बात है ना कि माइनस क्यू जो है ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है, और प्लस क्यू यहाँ पे है, तो सिंपल सी बात है कि इसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो माइनस क्यू का ज़्यादा होगा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं आप इसे कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई वैल्यू है जैसे कि 1/2 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास में 1/4 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 बड़ा है या 1/4, 12th क्लास के बच्चों को इतना नॉलेज होती है कि हमारे पास में जो वैल्यू बड़ी होगी वो ये होगी जिसके हमारे पास में जिसके अपोन में हमारे पास में जिसका मान कम होता है वो उसके पास में हमारा जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास में इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे रब करने वाला हूँ, डेरिवेशन करेंगे आगे जा करके, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे रब कर लीजिए, ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में इसे रब करते हैं, ठीक है, हो गया होगा। तो चलिए इससे पीछे हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया है। हमारे पास में दो इक्वेशन प्राप्त हो गई है, क्या, एक फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। हमारे पास में जो ई क्यू है वो बड़ा है, क्यों है मैंने आप सभी को समझा दिया है, प्लस क्यू से। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास में परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यानी कि जो परिणामी यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परिणामी वो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से E1 माइनस E2 कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सॉरी यहाँ पे ये है हमारे पास में E माइनस और E प्लस क्यू। कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की। E बराबर समीकरण फर्स्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास में हमारे पास में यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो हमारे पास में के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए ज़रा, के क्यू हमारे पास में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। के क्यू हमने बाहर निकाल लिया,
ठीक है, 1/r-a का होल स्क्वायर माइनस 1/, क्योंकि के क्यू हमने बाहर निकाल लिया है, r+a का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सिंपल मैथमेटिकल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो दिख रहा है ना, हाँ। अब यहाँ पे हमें केवल आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है, और आप इसे सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं। एलसीएम जिन बच्चों से नहीं लेना आता है, एलसीएम कुछ इस प्रकार से होता है हमारे पास में, जैसे कि मान लीजिए 1/12 प्लस 1/15, ठीक है। दोनों को अगर लघुत्तम ले हम तो ऐसे ले सकते हैं हम 15, इसे 3 से काट दीजिए, 4 और 15, 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, यानी कि 60 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। 60 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास 4 और 5 आ जाएगा, ये हमारे पास में एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आप सभी से लेना आता होगा, सिंपल सी बात है कि आप 12th क्लास के बच्चे हो, तो आई होप सो आप सभी से आता होगा ये, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, यानी कि आप फिर चाहे सिंपली सॉल्व भी कर लीजिए। देखिए ज़रा, के क्यू यहाँ तक दिख रहा है ना, इसे यहाँ लिख लेते हैं ऊपर जा कर के, ठीक है। देखिए ज़रा, तो सिंपली इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा r-a का होल स्क्वायर और r+a का होल स्क्वायर, ठीक है। और के क्यू बाहर है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में यहाँ पे कि दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, आपने सुना भी होगा कि a माइनस बी का a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा के क्यू, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है मैथ्स की, ये यहाँ से आपको अलग करना है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2r_a, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस इसका भी होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ar, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। अब देखिए इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, के क्यू, देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r_a, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से निकल के आया हमारे पास में के क्यू, यहाँ से क्या आएगा 2ar 4ar निकल के आ गया, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, किसी को अगर इतनी भी सी भी प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी वे से मैंने डेरिवेशन किया है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट में 12th क्लास के बच्चों को डाउट्स आ जाते हैं, लेकिन मैंने इसे बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। अब यहाँ से देखिए, वहाँ पे यदि यहाँ पे मान लीजिए वो एक कंडीशन दी थी हमारे पास में, जहाँ आपने वैल्यू को मान रखा था, जैसे कि हमारे पास में वो बीच की कंडीशन से जो r था, यानी कि मान लीजिए यहाँ के a के कंपैरिजन में जो बीच की दूरी है वो काफ़ी बड़ी हो, ठीक हो, यानी कि r जो हो यदि हमारे पास में काफ़ी बड़ा है, r की वैल्यू यानी कि r का मान यदि हमारे पास में बहुत बड़ा है a के कंपैरिजन में, a हमने बीच की दूरी मान रखी है तो हम a को नगण्य मान सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास में यदि हमारे पास में यहाँ पे ये या तो माइनस हो या प्लस में हो तो हम उसे नगण्य मान सकते हैं, यानी कि a को हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बीच की दूरी बहुत हो, यानी कि मान लीजिए
बीच की दूरी काफ़ी है, आर बहुत बड़ा है, अगर मान लीजिए जो प्लस पॉइंट हमने मान रखा है प्लस क्यू पी पॉइंट जो मान रखा है, यदि वो बहुत दूरी पर अगर हम रख दें, उसे बहुत दूरी पर अगर स्थित कर दें तो ए बहुत छोटा हो जाएगा उसके कंपेरिजन में। तो जब कोई पॉइंट छोटा होता है तो उसे हम नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। तो आर काफ़ी छोटा होने के कारण, यानी कि ए काफ़ी छोटा होने के कारण आर के कंपेरिजन में, तो हम उसे ए को नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास में यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास में 4ar अपॉन आर की पावर 4। कैसे आया, इससे अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि आर काफ़ी बड़ा है ए के कंपेरिजन में, इसलिए इसमें ए को हमने कांस्टेंट मान लिया, यानी कि नियतांक, नियत कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। वो एक हमारे पास में क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। अब दूसरी बात, अब इसे मैं इधर से रब कर दे रहा हूं, जरा आप इसे लिख लीजिए जल्दी, आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में इसे रब करता हूं। अब देखिए जरा, यहां से क्या निकल के आएगा हमारे पास में, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ देखिए ज़रा, तो यहाँ से हो जाएगा, अरे यहाँ से छोड़ो आप, मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए ज़रा, वहाँ से निकल के आया हमारे पास में के क्यू, क्या बचा है हमारे पास में वहाँ पे 4ar, हमारे पास में r की पावर होगी 4, ठीक है, r की पावर 4 हो गई, एक r कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, हमारे पास में यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास में, दिख रहा है ना, हाँ के क्यू, यहाँ से निकला हमारे पास में 4a अपॉन आर की पावर 3। अब देखिए ज़रा, इस के क्यू को अंदर लेकर के जाइए, अब इस 4 को आप कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए 2k, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में ये क्या हो जाएगा q इंटू, और एक 2 को आप इसके साथ में लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमारे पास में r क्यूब, ठीक है। और अभी मैंने आप सभी को, चूंकि आप सभी को मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a होता है, अंडरस्टैंड, तो इसकी जगह हम P लिख सकते हैं, यह बात सभी को पता होनी चाहिए। Q इंटू, इसकी जगह क्या आ जाएगा P अपॉन में r क्यूब, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हमारे पास में आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, अगर आपको इतना सा भी डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स को बहुत इजी वे में आप सभी को आप तक पहुँचा दूंगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आप सभी की आ गई होगी। देखिए यहाँ से एक बात निकल के आती है कि मैंने आप सभी को बता दिया कि जो विद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, ठीक है। और यहाँ से एक बात, एक कंसेप्ट और निकल के आता है कि हमारे पास में ये तो हो गया हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि E जो है हमारे पास में वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r³ के, यानी कि जैसे जैसे r बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, सिंपल सी बात है कि कम होगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा वैसे वैसे, यानी कि जैसे हमारे पास में r का मान कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सी बात है ज़्यादा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्यों प्लस क्यू आवेश के पास में ज़्यादा आवेश पाया जाता है, क्योंकि जितने भी आवेश के पास में जाते जाएंगे तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ठीक है। और आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस और हमारे पास में जितने भी न्यूमेरिकल्स टॉपिक में जितने भी होंगे हमारे पास में, उन सभी को एक एक करके ऐसे डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।